अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? होप सो यू विल बी फाइन। सो इन आवर लास्ट क्लास हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन डिस्कस किए थे। इसमें हमने एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच के रिलेटेड आप लोगों से मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने हैं। तो कैन आई आस्क कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, और काइंडली बाकी लोगों की को भी कह दें कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। ऑलमोस्ट 7 मिनट्स पास आउट हो चुके हैं। ओके गुड, ओके वेल। अच्छा, चलें बाकी लोग भी जल्दी से प्रेजेंट हो जाए ना, फिर ही है। तो उससे पहले कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है बॉडी के अंदर। आप लोग बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन क्या रोल प्ले करता है ना इन ह्यूमन बॉडी। मेल में इसका फंक्शन अननोन है, फीमेल में इसका क्या रोल है, जल्दी से बेटा आप लोगों ने बताना है। और आज हमने इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन डिस्कस करने हैं, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और बाकी जो रिमेनिंग हार्मोन्स हैं वो आपकी बुक रोशन विल्सन से डिस्कस करती हैं आज। एंड रोशन विल्सन इज मोर देन एनफ, आई थिंक। ओके, ओके बेटा, यूट्राइन कंट्रैक्शन के अलावा और भी कोई फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का? ओके, इंस्टेड ऑफ दैट बेटा। अच्छा, आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं? ओके वेल, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प आउट करता है डेफिनेटली, यस, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा और कोई? वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कोई और रोल प्ले करता हो? ओके वेल, तो आज आपकी बुक से ही हम देखेंगे कि इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमने हार्मोन्स डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा बेटा, ओके वेल 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 वेल, ओके वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों के मैं रिप्लाईज देख रहा हूँ, वेरी गुड। लेबर पेन बेटा नहीं, यूट्राइन कंट्रैक्शन काज करता है। लैक्टेशन में भी डेफिनेटली इसका रोल है। ओके वेल, ठीक है। तो आज हम इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एडीएच है, आप लोगों ने पूछा था कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कैसे जाता है। तो आंसर वाज एक्सोसाइटोसिस। तो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस क्या है, किसी को पता है क्या एक्सोसाइटोसिस क्या है? ओके बेटा, आपकी फिर ब्लैक स्क्रीन क्यों शो हो रही है? आप अपना पेज को रिफ़्रेश करके देखें, माइट भी शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एडीएच का क्या रोल हो सकता है? एडीएच क्या रोल प्ले करता है बेटा, जल्दी से बता दें। 4-5 मिनट और हैं हमारे पास, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी को। एडीएच का क्या रोल है बेटा, और एडीएच रिलीज कहाँ से होता है, ये भी आप लोगों ने बताना है।
ओके वेल, एडीएच सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इंस्टेड ऑफ दैट। बेटा एडीएच रिलीज कहाँ से होता है, सिक्रीशन कहाँ से होती है? ओके, नो डाउट ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, वेरी गुड। ठीक है, और ये सिक्रीट कहाँ से होता है बेटा? एडीएच की सिक्रीशन कहाँ से होती है? एड्रीनल मेडुल्ला से सिक्रीट होता है एडीएच। बेटा एडीएच एड्रीनल मेडुल्ला से सिक्रीट नहीं होता। सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये सिक्रीट होता है बेटा। काइंडली करेक्ट इट। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुल्ला से ये भी आगे। तो उसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और पुनेट्स रिलीज होते हैं। ये हम इनको आज या कल डिस्कस करेंगे कि एड्रीनल मेडुल्ला से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन है। ओके वेल, हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये स्टोर पड़ा होता है, और एक्सोसाइटोसिस की फॉर्म में ये वहाँ से एलिमिनेट होता है और उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, ओके वेल, ठीक है। आज हम, अगर आप स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे तो आपको स्लाइड्स में एक टेबल नंबर 9 शो हो रहा होगा। ये आपकी बुक में से लिया गया है और आपकी बुक ही है जिसमें से ये पेज लिए गए हैं, पीपीटी स्लाइड्स ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी टेबल 9.1 है। वेरी गुड बेटा, आप निम्रा ने ये बताया कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेरी गुड बेटा, इसलिए इसको वेजो प्रेशन कहा जाता है। पहले किसी ने भी नहीं बताया कि वेजो प्रेशन भी इसको कहा जाता है। वेरी गुड। ओके वेल, ठीक है। तो बेटा अगर ये टेबल आप देखेंगे तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के, तो हाइपोथैलेमस से इन दी फॉर्म ऑफ रिलीजिंग और इन दी फॉर्म ऑफ इनहिबिटरी ये वहाँ से सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करना होता है, इधर इट विल बी है इंटीरियर पिट्यूटरी और इधर विल बी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और उसके बाद इन्होंने टारगेट ग्लैंड या टिश्यू के ऊपर एक्ट करना होता है, वहाँ पे अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करना होता है, राइट। तो जो हाइपोथैलेमस से बेटा रिलीज हो रहे होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को करेक्ट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन मोस्टली टिश्यू के ऊपर एक्ट कर रहा होता है ताकि मसल की ग्रोथ हो, माइटोसिस मियोसिस हो, या ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है दैट विल एक्ट ऑन द लीवर, और वहाँ से ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज कर रहा होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, राइट। इसी तरह ग्रोथ इन हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन्स है, ये ग्रोथ की इनिबिशन करवाता है, और ये इसका लिंक थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर भी है, और टीएसएच की इनिबिशन भी करवा रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इनिबिशन भी करवाता है। इसके अलावा जो नीचे आप शो किया गया है लाइक एब्रीवेशंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं इसमें कि टीआरएच क्या है। बेसिकली थायरोटोपन रिलीजिंग हार्मोन है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर या नेक्स्ट पेज के ऊपर इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस से इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, देन जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को ऑपरेट करते हैं, और इंटीरियर पिट्यूटरी के बाद ये इन्होंने स्पेसिफिक टारगेट ग्लैंड एज वेल एज साइट्स के ऊपर जाके एक्ट करना होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है। ये एक स्लाइड्स अगेन इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर ये है कि रिलीज कैसे होते हैं ये इनहिबिटरी और ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये किस तरह इनकी सिंथेसिस हो रही होती है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को दिखाया गया है कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से या इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म,
तो अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कैसे होता है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर डायग्राम आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि हाइपोथैलेमस शो हुआ है। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करना होता है, डिटेक्ट करने के बाद या तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। रिलीजिंग हार्मोन जो है दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, कंट्रोल सेंटर है। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, उसने रिलीजिंग हार्मोन की फॉर्म में हार्मोन रिलीज किया, दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ से ट्रोपिक हार्मोन रिलीज होएगा और ये ट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, टारगेट ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। और टारगेट ग्लैंड्स क्या करेगा, सर्टेन सिक्रीशंस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टर्स और वो जाके टिश्यू के ऊपर, सेल के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगा। एक्ट करने के रिजल्ट में सर्टेन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसकी इनिबिशंस कैसे होती है, लाइक ये एक एग्जांपल दिए है कि जब लोअर ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स का जब लोअर लेवल हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करके इनिशिएट कर देगा। अब जैसे ही उसका लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज होने के रिजल्ट में उसके इनिबिटरी मैसेज आएगा और हाइपोथैलेमस उसकी इनिबिशन करवा देगा। इनिबिशन कैसे करवाएगा कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था दैट विल बी इनिबिटेड और उसकी फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा और वो सारे प्रोसेस को इनिबिट करवा देगा। तो इस तरह ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसके जितने भी हार्मोन्स हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हार्मोन्स हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा एमसीक्यूज में कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें से कौन सा हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है एंड कौन सा हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कौन से हार्मोन कंट्रोल हो रहे होते हैं एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कौन से हार्मोन कंट्रोल हो रहे होते हैं। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन हमने पहले कर लिया था। आज हम देख लेते हैं अदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। आप एक दफ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ये स्लाइड्स रीड कर लें, उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। टीएसएच और एसीटीएच, ये कॉर्टिकोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन, ये तीन चीज़ें आप लोग एक दफ़ा इस स्लाइड्स को पढ़ लें, ये आपकी बुक है। तो उसके बाद में आपको मैं इनका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का और एसीटीएच का रिलेशन बता देता हूँ। 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ले लें, उसको रीड कर लें जल्दी से प्लीज़। बेटा बेसिकली इसमें नेगेटिव हार्मोन में जो इनहिबिटरी मैसेज आता है ना वो हाइपोथैलेमस से ही जा रहा होता है। इसके अलावा कहीं और से भी इनहिबिशन हो सकती है, लाइक इंटीरियर पिट्यूटरी से भी इनहिबिशन हो सकती है। जब नॉर्मली रिक्वायर अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो चुका होता है और फिजियोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा होता है तो उसके बाद कुछ पिट्यूटरी से भी जा सकता है इनहिबिटरी मैसेज, हाइपोथैलेमस से भी जा सकता है। किसी भी एरिया से ये इनहिबिटरी मैसेज आएगा दैट विल बी ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाइपोथैलेमस से जाएगा, ये पिट्यूटरी से भी जा सकता है बेटा। या जब एक स्पेसिफिक होम्योस्टेसिस में ये होता है कि एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट होता है बेटा, जैसे ही वो सेट पॉइंट अचीव हो जाता है ना तो इनहिबिशन किसी भी जगह से हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली हाइपोथैलेमस ही इनहिबिटरी एक्शन शो करवाएगा, नो, पिट्यूटरी से भी जा सकता है। कि जैसे ही होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म अचीव हो जाएगा उसका जो सेट पॉइंट का लेवल है दैट विल बी अचीव
तो वहाँ से भी इनवेटरी मैसेज आ सकता है देयर इज़ नो मोर रिक्वायर्ड ऑफ दैट हार्मोन। डेफिनेटली बेटा हो सकती है, इंटीरियर पिट्यूटरी से भी हो सकता है, इनहिबिशन हो सकती है। ओके वेल, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH। यार कुछ ओके बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी एक डायग्राम है, मैं देखता हूँ कि डायग्राम किस जगह पे है, और उसमें आपको समझाना और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि इसकी रिलीज़ कैसे होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज़ कैसे होती है बेसिकली। आपकी बुक में एक डायग्राम शो हुई है, आई थिंक, लेट मी कंफर्म कि वो कहाँ पे है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझाया जा सके। उसके बाद इस पेज पे वापस आ जाएंगे बेटा। ओके, सी दैट डायग्राम बेटा। ये जो टेबल है इसको अगर आप देखेंगे, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हाइपोथैलेमस कौन सी कंडीशन में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। ये जो कंडीशंस हैं उनमें एक्सरसाइज है, उनके अंदर स्ट्रेस है, और जो कार्टिसोल है इसका दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन भी है बेटा। कार्टिसोल का दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन है, याद रखिएगा। अच्छा ओके, पेज नंबर 241 के ऊपर बेटा अगर चाहेंगे तो ये डायग्राम है। थैंक यू वेरी मच बेटा रोशना। ओके, तो इसके अलावा अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होएगा या आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो उसके रिजल्ट में ये हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा। अब ये जैसे ही डिटेक्ट होएगा तो हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज़ करवाएगा। अब ये जो बात है ये उसी थायराइड ग्लैंड्स को TSH के अंदर मेंशन की हुई है, लेकिन ये एक डायग्राम है, डायग्राम से समझाना आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा। या इसकी रिलीज़ कैसे होती है इसको आप लोग फिंगर टिप पे याद कर सकते हैं। ये एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर स्ट्रेस है, जिसके अंदर लो अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो गया है या स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो गया है, देन हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करवाएगा, और हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करने के बाद TRH रिलीज़ करवाएगा। TRH क्या है? थायरोटोपन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखें, हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन है दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ हुआ, TRH ने क्या किया? पिट्यूटरी को करेक्ट किया, और पिट्यूटरी ने क्या किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होके टारगेट ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, एंड टारगेट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। उसने जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया, और थायराइड ग्लैंड ने क्या किया? T3 और T4 को रिलीज किया। अब ये जो T3 और T4 है, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन है और T4 थायरोक्सिन है। ये रिलीज होती हैं बेसिकली, इनकी आयोडीन ट्रैपिंग होती है। वो एक मैकेनिज्म होता है कि ये आयोडाइड की फॉर्म में पहले प्रेजेंट होती है, उसकी पर ऑक्सीडेशन होती है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, और देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू T3 और T4। MIT मोनो आइडोथायरोनिन और डाई आइडोथायरोनिन ये कंबाइन होती हैं तो T3 बन जाता है।
और डाई, अगर डाई डाई आइसोथायनिन मिलेंगी, 2 डाई मिलेंगे तो ये T4 बना देती हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें अंदर की आयोडीन की ट्रैपिंग कैसे होती है उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये T3 और T4 रिलीज़ होते हैं। T3 और T4 रिलीज़ होने के बाद ये लाइक ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना था, आपके स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करना था, आपके स्ट्रेस के लेवल को नॉर्मलाइज करना था। तो जैसे ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद इनका इनहिबिटरी मैसेज चला जाएगा। ओके बेटा, इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं T3 और T4 की, बता देता हूँ आपको। पहले बेटा जो T3 की नॉर्मल वैल्यू होती है ना, इनकी डिफरेंट रेंजेस दी गई हैं। जो एग्जैक्ट आपकी बुक में कितनी मेंशन है ये बेटा मैं आपको देखूंगा, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन जो गूगल की हैं वो ये बता रहे हैं कि जो T4 का लेवल होता है एडल्ट के अंदर वो 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है, और जो T3 का लेवल होता है वो 80 से लेके 220 नाइनोग्राम पर डीएल होता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर कितना मेंशन है वो मैं आपको देख के अगेन कंफर्म कर दूंगा। और लेकिन जो गूगल की रेंजेस हैं वो ये हैं कि जो T4 का नॉर्मल लेवल है अडल्ट के अंदर वो 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, और जो T4 का है वो 80 से लेके 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। ओके, तो ये इनका सेट पॉइंट होता है। जैसे ये सेट पॉइंट अचीव होता है तो उसके बाद इनहिबिटरी मैसेज चला जाता है। अब देखिएगा कि इनहिबिशन 3 जगह से बेटा हो रही है। पहले ये था कि जो सेट पॉइंट होता है ना, जैसे ही वो अचीव हो जाता है, मीनिंग टू से कि इनके ब्लड द रेज ब्लड लेवल ऑफ T3 और T4, जैसे ही इसका लेवल नॉर्मलाइज होता है, जो होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट है वो अचीव होता है, तो वहाँ से इनहिबिटरी मैसेज चला जाता है। एंड दैट इनहिबिशन विल बी इंटीरियर पिट्यूटरी से भी हो जाती है कि वहाँ से TSH मोर रिलीज़ नहीं होता। जब TSH मोर रिलीज़ नहीं होएगा तो जो T3 और T4 बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। सेम कंडीशन विद द हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज़ नहीं करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि TRH रिलीज नहीं होगा। TRH रिलीज नहीं होगा तो जो बाकी का सारा मैकेनिज्म है दैट विल बी इनहिबिटेड। तो इस तरह ये T3 और T4 जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। गॉट इट? कि इसकी रिलीज कैसे होती है। और बेटा डेफिनेटली अगर कोई डिजीज़ प्रोसेस चल जाता है तो ये वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। इवन के प्रेगनेंसी में भी ये वैल्यूज़ इफेक्टेड होती हैं। और ये और भी सर्टेन कंडीशन हो सकती हैं, लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, तो उनमें भी ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। या इंटीरियर पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो सकता है, इंटीरियर पिट्यूटरी की हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी हो सकती है, जिसके रिजल्ट में TSH कम या ज़्यादा रिलीज़ होएगा। अगर कम रिलीज़ होएगा तो अल्टीमेटली T4 और T3 कम प्रोड्यूस होंगे। अगर ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है T3 और T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सर्टेन डिजीज़ होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं जिनमें ये इनका लेवल या इनकी वैल्यूज़ होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। ओके, अब आ जाते हैं वापस हम TSH के ऊपर कि TSH क्या है। ये नॉर्मल सेक्रीशन थी कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होता है, वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ करती है। TSH जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से बेटा T3 और T4 रिलीज़ हो रहा होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये TSH क्या काम कर रहा होता है। मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट के लिए आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको, तो काइंडली अगर आपने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको रीड कर लेते हैं। अब इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि द हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इज रिलीज्ड बाय द थायरोटोफन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। डायग्राम में भी हमने यही देखा है कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज हो रहा होता है। TRH स्टैंड्स फॉर थायरोटोफन रिलीजिंग हार्मोन।
अब ये रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद जिसने क्या करना होता है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। TRH रिलीज़ होता है, वो जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को करेक्ट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, थायराइड की ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाती है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, T3 और T4 को सिक्रेट करता है। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें उस डायग्राम को शो किया गया है कि 9.4 के अंदर जो फिगर्स थी उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा होता है। जैसे ये T3 और T4 रिलीज़ होता है, तो रिलीज़ इज़ लोएस्ट इन द अर्ली इवनिंग एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के तौर टाइम इसकी जो रिलीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और डे टाइम में इसकी, इवनिंग में इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और सेक्रीशन इज़ रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। When the blood level of thyroid hormone is high, secretion of TSH is reduced and vice versa। तो ये इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा होता है। बेटा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि हैपो जैसे ही इसका लेवल कम होता है, सर्टेन कंडीशन जिसके अंदर स्ट्रेस का लेवल है, जिसके अंदर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है, जैसे ही यह आपका जो स्लीप पैटर्न है जैसे ये अल्टर्ड होता है, अल्टर्ड होने के रिजल्ट में क्या होता है, कपड़े चेंज करने हैं सिर्फ, कर सकते हैं। बेटा नाइट पे इसलिए ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि ओके बेटा नाइट पे आपको जो सर्केडियम रिदम होता है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है, स्लीप पैटर्न को मेंटेन किया जा रहा होता है। और स्ट्रेस लेवल मेरा ख्याल है कि बुक भी ये कहती हैं, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जब आप बेड पे जाते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन सर्टेन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। बेटा डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि रोशन विल्सन इज़ मोर देन एनफ फॉर UHS। बस इतना ही अगर कर लेंगे आपको कि इसकी रिलीज़ कैसे होती है, सेक्रीट कैसे होता है, और इनिबिशन कैसे होती है, तो दैट इज़ क्वाइट एनफ। अब दूसरी कंडीशन है, अच्छा ये समझ आ गया आपको कि ये इसकी इनिबिशन कैसे होती है और रिलीज़ कैसे होता है। कि पहली कंडीशन ये है कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होएगा, TRH जैसे रिलीज़ होएगा तो वो क्या करेगा, जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को करेक्ट करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ करती है, और TSH क्या करता है कि जाके थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज़ होता है। और जैसे ही इसका होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट अचीव हो जाता है, देन ये इनिबिटरी मैसेज जाता है, और इनिबिटरी मैसेज इंटीरियर पिट्यूटरी से भी इनिबिशन हो सकती है और हाइपोथैलेमस से भी इनिबिशन हो सकती है। दूसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक। ओके बेटा इनहिबिशन जो है बेटा जैसे ही इसका सेट पॉइंट लेवल अचीव हो जाता है, जो कि हमने ये कहा है कि जो गूगल की वैल्यूज़ हैं जिसमें T3 और T4 का लेवल, जो T4 का लेवल है उसकी जो अडल्ट के अंदर रेंजेस हैं वो 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर DL है, और जो T3 की रेंजेस हैं वो 80 से लेके 220 नाइनोग्राम पर DL है। ठीक है, जैसे ये वैल्यूज़ अचीव हो जाती हैं तो उसके बाद एक इनहिबिटरी मैसेज आता है टूवर्ड्स इंटीरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ कर रही थी, TSH वहाँ से इनहिबिट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जो TRH की रिलीज़ है उसको इनहिबिट करवा देगा। दो जगह से इनहिबिशन हो रही है, वन इज हाइपोथैलेमस, सेकंड वन इज इंटीरियर पिट्यूटरी। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी से होगी तो वहाँ से TSH की सेक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी, और अगर हाइपोथैलेमस से होगी तो वहाँ से TRH की इनहिबिशन हो जाएगी। तो ये दोनों इनहिबिशन करवा के एट द एंड जो T3 और T4 का लेवल था वो इंक्रीज नहीं होगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, तो दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़
बेटा नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं गूगल की वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बुक वाली वैल्यूज़ अभी मैंने नहीं देखी, उसमें गूगल की जो वैल्यूज़ हैं उसमें T3 और T4 का जो लेवल है T3 80 से लेके 220 नैनोग्राम पर DL है, और जो T4 है वो 5 से लेके 12 माइक्रोग्राम पर DL है। ओके, गॉट इट। बेटा T3 और T4 का फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म आयोडीन ट्रैपिंग के थ्रू हो रहा होता है। मैं ये आपको अगेन इस बुक के अंदर आयोडीन ट्रैपिंग वो मैं आपको जैसे बताऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि ये डाई आइडोथायरोनिन, डाई और डाई मिलेंगे तो T4 बनवा देंगे, थायरॉक्सिन बना देंगे, और एक अगर डाई और एक मोनो मिलेगा तो ये ट्राई बना देते हैं। उनका आयोडीन ट्रैपिंग में एक मैकेनिज़्म है वो मैं आपको जैसे बताऊंगा तो उसमें आपको T3 और T4 का अगेन बता दूंगा। ठीक है। दूसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH। अब जो ACTH है ये क्या करता है, ये कार्टिसोल को रिलीज करवाता है, और कार्टिसोल अगेन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। इसकी भी एक बेटा डायग्राम है कि कार्टिसोल कैसे रिलीज होता है आपकी बुक के अंदर। पहले हम कार्टिसोल की रिलीज को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको यहाँ से समझाता हूँ कि ये रिलीज कैसे होता है। और ये आपकी बुक से ही है, आपने रोशन विल्सन की बुक पढ़नी है, अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। राइट। अगर आपको पता है कि पेज नंबर कौन से ऊपर है कार्टिसोल की रिलीज तो यू कैन शेयर विद मी। ओके, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे फिर कार्टिसोल कहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब ACTH ने क्या करवाना होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज द कार्टिसोल। कार्टिसोल का बेटा जो दूसरा नाम है वो स्ट्रेस हार्मोन भी है। इसके अलावा जब ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो ये कार्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके, दैट वन 9.10 डायग्राम है। अगेन ये बेटा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद हम ACTH पढ़ेंगे, आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ओके वेल 245 या 244 पेज के ऊपर बेटा ये डायग्राम है आपके बुक के अंदर। अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ACTH के रोल की। ठीक है। अब जो इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ सर्केडियन रिदम है, इसके अलावा स्ट्रेस लेवल जब इंक्रीज हो जाता है या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये इसके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स के रिजल्ट में हैपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है, और हैपोथैलेमस क्या करता है, CRH को रिलीज करता है। CRH क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप देख लीजिएगा कि हैपोथैलेमस जो है एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवा रहा होता है। अगेन ये बेटा इंपॉर्टेंट है कि ये UHS में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्टिसोल कैसे रिलीज़ होता है, या दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये T3 और T4 रिलीज़ कैसे होते हैं। अब जब हम T3 और T4 की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कार्टिसोल की तो कार्टिसोल में देखिएगा कि कार्टिसोल में जो हैपोथैलेमस है वो CRH को रिलीज करा रहा है। CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा डिफरेंस याद रखिएगा कि जब कार्टिसोल में रिलीज होना होता है तो CRH रिलीज होता है हैपोथैलेमस से, और जब T3 और T4 में रिलीज होना होता है तो तब TRH रिलीज होता है। C से कार्टिसोल याद रखिएगा, CRH से C से कार्टिसोल याद रखिएगा, और TRH से T3 और T4 याद रखिएगा। ये एक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हिंट है आपके लिए। का CRH रिलीज होएगा, CRH विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा ACTH रिलीज होता है। ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
ACTH रिलीज होएगा और ACTH जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को ऑपरेट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोल है और जैसे ही कार्टिसोल रिलीज होएगा, कार्टिसोल रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज का लेवल कम था, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो लेवल कम था वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नॉर्मलाइज होएगा तो अगेन एक सेट पॉइंट के बाद इसकी इनिबिशन होना शुरू हो जाएगी और इनिबिशन इंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज हाइपोथैलेमस से हो सकती है। बेटा स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस बेसिकली इसलिए हाइपोथैलेमस से होती है कि हाइपोथैलेमस एक डिटेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस से बेटा इसलिए हो रही होती है कि हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए डिटेक्टर। अब इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को बता रहे होते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है या स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो सर्टेन डिटेक्टर्स जैसे ही हाइपोथैलेमस को बताएंगे, हाइपोथैलेमस ने उसको मैनेज करना होता है। हमने क्या कहा था कि जिस दिन हम एंडोक्राइन सिस्टम इनिशिएट कर रहे थे या स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपका जो होम्योस्टेसिस है वो दो तरीक़ों से मेंटेन हो रही होता है। वन इज़ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, अदर इज नर्वस सिस्टम कंट्रोल। अब जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल है वो रैपिड चेंजेस को डिटेक्ट करके कंट्रोल कर रहा होता है और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम था मैंने ये बताया था कि ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली सेक्रीशंस दे के कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हाइपोथैलेमस डिटेक्ट नहीं करवाएगा या इसकी तरफ मैसेज नहीं करने होगा तो अल्टीमेटली जो आपके ग्लैंड्स हैं उससे सिक्रीशन रिलीज नहीं होंगी। जब सिक्रीशन नहीं रिलीज होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट है वो अचीव नहीं होगा, होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन रिलीज करा रहा होता है। डिटेक्शन इसकी तरफ डिटेक्टर्स लेके आ रहे होते हैं, सर्टेन रिसेप्टर्स की फॉर्म में ही डिटेक्शन आ रही होती है। ओके गॉट इट, ये समझ आ गई है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सीआरएच को रिलीज करेगा। सीआरएच विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच को रिलीज करेगी और एसीटीएच एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल रिलीज होएगा और कॉर्टिसोल क्या करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर देगा। ग्लूकोज के मालिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स बनाना शुरू कर देगा। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा और जो स्ट्रेस है उसकी जो थ्रेशोल्ड है या बेरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करवा देता है। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी है और ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, द अदर नेम ऑफ कॉर्टिसोल इज फ्लां फ्लां फ्लां, तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन मेंशन किया होगा। ओके गॉट इट, अब आ जाते हैं वापस अपनी एसीडीएच की स्लाइड्स के ऊपर। एसीडीएच में क्या मेंशन किया हुआ है, ये इसकी रिलीज और इनिबिशन ऐसे हो रही होती है और एसीडीएच का एंड प्रोडक्ट कॉर्टिसोल होता है। गॉट इट, अभी हमने दो चीज़ें की हैं, दो चीज़ों में वन वाज कि T3 और T4 कैसे रिलीज़ होता है और दूसरा हमने कॉर्टिसोल ये इस CTH के बारे में डिस्कस किया है। बेटा डेफिनेटली हर चीज़ के सेट पॉइंट को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब एक ही रिसेप्टर सब चीज़ों को तो मेंटेन नहीं कर सकता ना। जिस तरह आपके जो वाटर का लेवल है वो ओस्मो रिसेप्टर्स मेंटेन कर रहे होते हैं, गॉट इट, और ओस्मो रिसेप्टर्स अगर नहीं है तो अल्टीमेटली वाटर का लेवल मेंटेन नहीं होएगा। इसी तरह कीमो रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं, तो बेटा ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व स्टिमुलेशंस इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करवा रहे होते हैं, मैनेज करवा रहे होते हैं, गॉट इट। ओके वेल, ACTH की तरफ आ जाते हैं कि ACTH में क्या मेंशन किया गया है। ये T3 और T4 जब हम आयोडीन ट्रैपिंग पढ़ेंगे या T3 थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को अगेन बता दूंगा ये T3 और T4 कैसे रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं। ओके, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन कोट्रोपिक हार्मोन के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ACTH के बारे में। जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है।
ओस्मो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स आप केमिकल चेंजेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, लाइक हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, पीएच का लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है। तो हर बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को दे रहे होती हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं ACTH की। ACTH हमने ये कहा था कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। अब इस पैराग्राफ में अगर देखेंगे आप कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस प्रमोट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ था? CRH, corticotropin releasing hormone that will act on the interior pituitary, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? ACTH को रिलीज करवाएगी। अब ACTH क्या करवाता है? दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड विद इन द adrenal cortex and output of steroid hormone especially cortisol। अब जैसे ही ACTH इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद ये जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है। और हमने ये भी कहा है कि दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, इसी तरह CRH एग्जैक्टली बेटा CRH रिलीज होता है। ठीक है, ACTH levels are highest at 8 am and falls to their lowest at midnight। क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है, अल्टीमेटली 8 am और जो लोएस्ट लेवल होगा मिडनाइट पे, जब आपका स्लीप पैटर्न या सर्केडियन रिदम मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि इसका लेवल फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। मिड डे पे और 6 PM पे भी इसकी अगेन जो वैल्यूज़ हैं वो हाई हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस लेवल। द सर्केडियन रिदम इज मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ। व्हाट इज सर्केडियन रिदम? मैं आपको 2-3 दफ़ा ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ कि सर्केडियन रिदम क्या है। सर्केडियन रिदम बेटा क्या है? एनी बॉडी? ओके बेटा, नेगेटिव और फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव की मैं अगेन आपको समझा दूंगा, नथिंग टू वरी। सर्केडियन रिदम क्या है बेटा? एनी बॉडी? किसी को पता है कि व्हाट इज सर्केडियन रिदम? नहीं बेटा, 24 रिदम्स ऑफ बॉडी, मसलन 24 आवर्स रिदम ऑफ द बॉडी। किस चीज़ का रिदम बेटा? बेटा जो स्लीप साइकिल होता है ना आपका, सोने और जागने का साइकिल्स होता है, उसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम। ओके, वेल 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 बेटा, एग्जैक्टली यू आर राइट। स्लीप एक साइकिल होता है और ये बेटा 24 आवर्स में चेंजेस नहीं होता, ये 72 आवर्स में चेंज होता है। अगर कहीं पे 24 आवर लिखा हुआ है तो काइंडली करेक्ट इट, इट विल चेंज इन 72 आवर्स। 72 घंटे में ये चेंज होना शुरू हो जाता है। कि बेटा ये स्लीप और वेक साइकिल होता है जो कि 72 आवर्स में ही चेंज होता है। नो 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 नो, स्लीपिंग पैटर्न बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। सर्केडियन रिदम आपका स्लीप और वेक साइकिल है। सोने और जागने का जो एक साइकिल होता है ना, उसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम। काइंडली मेक योर करेक्शन। ठीक है, और ये 72 आवर्स के बाद इसका पैटर्न चेंज होता है। ओके बेटा 24 आवर्स, चलें आप, हाँ ठीक है, 24 आवर्स का कह सकते हैं, ये स्लीप और वेक साइकिल ऑफ 24 आवर है। ओके, करेक्ट वन। लेकिन ये जो चेंज आप लोगों ने लिखा हुआ था ना, कुछ लोगों ने कहा कि ये चेंज होता है बेटा वो 72 आवर्स के बाद चेंज होता है। 24 आवर्स का अगर आप स्लीप वेक साइकिल लिख देते हैं, दैट्स अ करेक्ट वन, कि ये सर्केडियन रिदम ही है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि ये चेंज होता है, तो चेंज इसका जो है वो 72 आवर्स के अंदर चेंज होता है बेटा, बुक के अंदर मेंशन हुआ है। ओके, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्लीप पैटर्न एंड एडजस्ट टू चेंजेस टेक सेवरल डेज फॉलोइंग, दैट इज चेंजिंग वर्क शिफ्ट, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट टाइम जोन्स, लाइक जिसको जेट लॉग भी कहा जाता है।
कि अगर स्पेसिफिक आप मॉर्निंग क्लास ले रहे थे, उसके बाद आपकी क्लासेस इवनिंग पे शिफ्ट हो गई हैं, देन आपकी क्लासेस नाइट पे शिफ्ट हो गई हैं, तो आपका जो 72 आवर्स के बाद रिदम है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम, या आप ये कह सकते हैं कि स्लीप एक पैटर्न ऑफ 24 आवर्स का जो है उसको कहा जाता है सर्केडियन रिदम। ओके, वेल वेल बेटा, वेरी गुड। Secretion is also regulated by a negative feedback mechanism being suppressed when the blood level of ACTH rises. The factors that stimulate secretion include hypoglycemia, exercise and other stressors, emotional state या fever. Okay, बेटा ये certain conditions हैं, certain conditions के अंदर क्या क्या हो सकता है कि जब आपका स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होएगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होएगा, ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसके रिजल्ट में ACTH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ACTH का लेवल बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है बेटा कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है, द कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। और इसको नॉर्मल शुगर के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए कार्टिसोल रिलीज होता है, और कार्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने TSH के बारे में डिस्कस किया है, CRH के बारे में डिस्कस किया है, और ACTH के बारे में डिस्कस किया है। आवाज़ बेटा अगर आप अपना पेज को रिफ़्रेश कर लें तो आवाज़ ठीक हो जाएगी। ओके, ये दो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, लाइक TRH क्या है, TSH क्या है, ACTH क्या है, और इनकी रिलीज और इनिबिशन कैसे हो रही होती है। इनमें से दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो प्लीज़। उसके बाद हमने प्रोलैक्टिन के बारे में डिस्कस करना है। प्रोलैक्टिन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। बेटा ACTH जो होता है ये पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, और एक्ट जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर करता है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से बेटा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है। ACTH एक्ट किडनी के ऊपर करता है, रिलीज़ इंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। ओके, ओके बेटा, ब्रेक 5 मिनट की ब्रेक ले लें, उसके बाद नेक्स्ट हम 12 PM वापस आते हैं। देन हम प्रोलैक्टिन डिस्कस करेंगे और गोनाडोट्रोफिन, और ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने बुक से पढ़ना है ये चीज़ें, बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ईजी लगेंगी, इसलिए मैंने कहा कि आपकी बुक से ही देखा जाए, क्योंकि आपने बाद में बुक से पढ़ना और आपने कहना है कि सर बुक में हमें समझ नहीं आ रही थी। और डेफिनेटली बेटा ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाता है डेफिनेटली बेटा। सारे जो हार्मोन्स हैं ना वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद दैन ये जाके टारगेट एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, और वहाँ से ये सर्टेन सेक्रेशंस दे रहे होते हैं। डेफिनेटली बेटा स्टिमुलेट वो हाइपोथैलेमस से होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेशंस देती है दैट विल एक्ट ऑन द कॉर्टेक्स या ऑन द रीनल सिस्टम या ऑन द किडनी। रेटिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और रेटिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है। डेफिनेटली बेटा न्यू लिंक्स रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह एट 12 PM। आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें, उसके बाद वापस आ जाइएगा। एंजॉय योर टी ब्रेक या टी टाइम, चाय ले लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।